ब्लैक होल्स इस यूनिवर्स के वो दानव जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल लेते हैं। अपने बेशुमार ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते वो हर चीज जो इनके नजदीक आती है ये उसे अपने आगोश में समा लेते हैं। इनके आगे तो रोशनी तक की नहीं चलती। ये इतने ताकतवर होते हैं कि लाइट रेज तक इनसे पार नहीं पाती और उन्हीं में समा कर दम तोड़ देती हैं। यही वजह है कि इनकी ये काली डरावनी सूरत वैज्ञानिकों को हैरान और परेशान दोनों करती है। मगर क्या आपके मन में कभी ये सवाल नहीं आया कि वास्तव में इन ब्लैक होल्स के भीतर क्या होगा? भला ब्लैक होल्स के इस नर्क द्वार के उस पार क्या है? इस पर हमारी अभी तक की समझ तो यही कहती है कि एक बार ब्लैक होल में प्रवेश कर लेने के बाद चीजों का भयानक रूप से डिकम्प्रेशन होता है, जिसके बाद वो इसके केंद्र बिंदु यानी कि सिंगुलैरिटी में जाकर स्टोर हो जाती हैं। पर क्या ये मामला इतना ही सिंपल है या फिर इसमें कोई झोल है? इन्हीं बातों का पता लगाएंगे आज की इस डॉक्यूमेंट्री में। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। तो दोस्तों, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि वैज्ञानिकों ने एक ऐसा तरीका खोज निकाला है जिसके द्वारा हम इन ब्लैक होल्स के भीतर झांक सकते हैं। क्यों आप यकीन नहीं करेंगे ना? मगर आपको ये बात माननी होगी क्योंकि ऐसा कुछ तो हुआ है जिसने हमें भी ये कहने पर मजबूर कर दिया है। उसे समझाने के लिए आइए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। तो ये है पृथ्वी। पृथ्वी से 5,80,000 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है एक ब्लैक होल M87, जिसे बीते साल 2019 में हमने पहली बार देखा था। अगर फोकस करें ब्लैक होल की इस फर्स्ट एवर इमेज पर, तो यहाँ जी हाँ, इस तस्वीर के बिल्कुल बीच में आपको एक डार्क ब्लाइंड स्पॉट मिलेगा। असल में ये कुछ और नहीं बल्कि एक्चुअली M87 ब्लैक होल है, जिसके अराउंड मौजूद ये एक्रेजन डिस्क इमेज में क्लियरली विजिबल है। एंड एज यू गाइज नो, हर एक ब्लैक होल के इर्द गिर्द उबलते हुए प्लाज्मा पार्टिकल्स का एक चमकदार घेरा होता है और उस घेरे के भीतर वो एक्चुअल ब्लैक होल होता है जिसमें सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट करती है। तो टेक्निकली हमने 2019 में एक ब्लैक होल की इमेज नहीं बल्कि उसके अराउंड घूम रही एक्रेजन डिस्क की तस्वीर ली थी। इट मीन्स ब्लैक होल तो अब भी हमारी नजरों से गायब है, बट वी हैव अ क्लियर कट बाउंड्री ऑफ इट। एक्चुअली शुरुआत में तो हमारे पास ये सो कॉल्ड क्लियर कट बाउंड्री भी नहीं थी, बट लेटर ऑन जब वैज्ञानिकों ने ये रियलाइज किया कि ब्लैक होल की फाइनल इमेज में दिख रही एक्रेजन डिस्क काफी ब्लर्ड और धुंधली है, तो इसे फर्दर और अधिक रिफाइन किया गया। इस कड़ी में रिसर्चर्स ने एक लाइट रे सिमुलेशन तैयार किया जिसमें ब्लैक होल की इस इमेज से प्रिसाइज्ड बाउंड्री को पिक करते हुए फर्दर एक स्क्रीन पर इमेज कास्ट की गई जो दिखने में कुछ ऐसी थी। ये कुछ सूर्य ग्रहण के दौरान बनने वाले एक्लिप्स व्यू जैसा है ना? यही व्यू हमें ब्लैक होल के अंदर झांकने में मदद करेगा। वो कैसे, आइए देखते हैं। अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में इस टॉपिक पर गहनता से रिसर्च कर रहे वैज्ञानिकों के मुताबिक एक ब्लैक होल काफी रहस्यमय होता है। ये देखने में जैसा लगता है एक्चुअल में वैसा नहीं होता। यानी कि ये जो ब्लैक होल आप देख रहे हैं वो एक्चुअल में महज एक ब्लैक होल नहीं है। असली ब्लैक होल तो केवल इतने से इलाके में है। इसके बाद दिख रहा ये बड़ा सा अंधेरा स्फीयर एक फोटोन रिंग है। ये स्पेसिफिक एरिया एक्चुअल ब्लैक होल के शैडो एरिया में एग्जिस्ट करता है। हालांकि ये ब्लैक होल तो नहीं है, बट स्टिल उसके जैसी ही कुछ प्रॉपर्टीज को पोजेस करता है। एग्जाम्पल के लिए ये एक डार्क जोन है। यहाँ लाइट के फोटोन पार्टिकल्स ट्रैप हो जाते हैं, जिसके बाद वो इसका चक्कर लगाने लगते हैं। इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए आप ब्लैक होल का ऑपरेशन साइकिल देखिए। जब कभी भी कोई मैटर पार्टिकल ब्लैक होल में एनगल्फ होने के लिए आता है, तो सबसे पहले ये यहाँ के एरिया में वेट करता है। ये एरिया एक हाई टेम्परेचर जोन होता है क्योंकि यहाँ पर मैटर उबल कर गैस स्टेज में आता है, मोर स्पेसिफिकली प्लाज्मा बन जाता है। इसके बाद वो आगे बढ़ता है और इस फोटोन रिंग से उसका सामना होता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये ब्लैक होल का एंट्री गेट है क्योंकि इसके जस्ट बाद एक्चुअल ब्लैक होल शुरू होता है और यहाँ से पास होने के बाद उसके चूर चूर टुकड़े सीधे ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी में जाकर गिरते हैं। दोस्तों, आई एम श्योर आप लाइट के इस बेसिक फंडे से तो वाकिफ होंगे ही, और अगर नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि लाइट एक ऐसी गजब की युक्ति है जो एट द सेम टाइम वेव और मैटर दोनों ही प्रॉपर्टीज को होल्ड करती है। जहाँ फिजिक्स की रे ऑप्टिक्स ब्रांच ने इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होने की स्वीकृति दी है, तो वहीं इसमें मौजूद फोटोन पार्टिकल्स इसे एक मैटर होने का भी रिकॉग्निशन देते हैं। स्ट्रेंज है ना? फोटो एस्ट्रोनॉमी की पूरी बुनियाद ही प्रकाश की किरणों पर टिकी है। सो ऑलवेज कीप दिस थिंग इन माइंड कि लाइट का बिहेवियर केस टू केस, कंडीशन टू कंडीशन वेरी करता है। सो बैक टू द फोटोन रिंग। एज आई सेड, फोटोन रिंग कुछ और नहीं बल्कि एक्चुअल ब्लैक होल के अराउंड मौजूद एक वो इलाका है जहाँ से मैटर ब्लैक होल की दहलीज को पार करता है। अब यहाँ होता ये है कि यूजुअली मैटर और लाइट रेज इस एरिया को स्ट्रेट पार करते हुए ब्लैक होल के भीतर फॉल कर जाते हैं, बट एट द सेम टाइम बहुत से फोटॉन्स इस शैडो एरिया को ऑर्बिट करने लगते हैं। ये शैडो एरिया ही वास्तव में फोटोन रिंग है और इसे ही ऑर्बिट करने के दौरान जब एक पर्टिकुलर फोटोन n नंबर ऑफ ऑर्बिट्स पूरी कर लेता है तो वो फ्री स्पेस में ड्रिफ्ट ऑफ हो जाता है।
अब क्योंकि ये इलाका एक्चुअल ब्लैक होल के अंदर तो नहीं है, इसलिए यहाँ से लाइट रेज का एस्केप होना तो बिल्कुल पॉसिबल है। स्पेस में ड्रिफ्ट होने के बाद वो सभी फोटोन पार्टिकल्स एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं जब तक कि कोई मैसिव ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस वाला ऑब्जेक्ट रास्ते में ना आ जाए। बट ऑब्वियसली जब इतने बड़े यूनिवर्स में फोटोन पार्टिकल्स ट्रेवल करेंगे तो कभी न कभी उनका एनकाउंटर किसी बड़ी गैलेक्सी से तो होगा ही। ऐसे में स्पेस टाइम में कर्वेचर बनने से लाइट को बेंड होना पड़ेगा। खैर इन्हीं सब बाधाओं को पार करके जब फाइनली ये लाइट किसी ऑब्जर्वर के टेलीस्कोप तक पहुंचेगी तो उससे एक इमेज फॉर्म होगी। अब सोचिए उस इमेज का क्या होगा। वेल कमाल होगा। अब क्योंकि ये लाइट स्पेस में ड्रिफ्ट होने के बाद थ्रू आउट द यूनिवर्स लंबे लंबे डिस्टेंसेस को कवर करेगी और बहुत से स्पॉट्स, बैंड या रिफ्लेक्शन जैसे फिनोमिनन्स को भी एक्सपीरियंस करेगी। तो ऐसे में हमारे पास उन सभी जगहों के विजुअलाइजेशंस होंगे, यानी कि एक ब्लैक होल हमें इस पूरे ब्रह्मांड के नजारे दिला सकता है, या मोर प्रिसाइजली एक ब्लैक होल से आने वाली फोटोन की मदद से हम पूरे यूनिवर्स की स्टडी कर सकते हैं। बट ऐसा कर पाने के लिए हमें जरूरत होगी कुछ बेहद ही पावरफुल टेलीस्कोप और सुपर कंप्यूटर्स की, जिनकी मदद से हम इन लाइट्स को कैप्चर करने के साथ ही इनसे हाई रेजोल्यूशन रिजल्ट्स तक निकालने की प्रोसेस को अंजाम दे सकें। एंड हियर इज द ट्विस्ट, और वो यह है कि इस तरह से हम न केवल ब्रह्मांड बल्कि ब्लैक होल के भीतरी हिस्से को भी देख सकते हैं। अब आप कहेंगे भाई वो कैसे भला? तो इसका जवाब है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किए गए इस रिसर्च पेपर के पास। इस रिसर्च पेपर में ये समझाया गया है कि आखिर कैसे फोटोन रिंग से ड्रिफ्ट होकर आए इन फोटोन से हम ब्लैक होल के इन डेप्थ व्यू को देख सकते हैं। दरअसल ब्लैक होल के शैडो एरिया, जिसमें कि हमारी फोटोन रिंग्स एग्जिस्ट करती हैं, वो एक ऐसी कमाल की जगह होती है जहां उस ब्लैक होल से जुड़ी बहुत सी क्वांटम इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है। इसे और अधिक प्रैक्टिकली समझने के लिए आप महज इतना जानिए कि ब्लैक होल इनसाइड एरिया में जहां एक्चुअली मैटर पार्टिकल्स बेहद कंप्रेस्ड फॉर्म में मौजूद होते हैं, उनकी व्यू रिफ्लेक्शन फोटोन रिंग्स तक जाती है। अब ऐसे में जब ये फोटोन पार्टिकल्स वहां से चलना शुरू करेंगे तो फॉर श्योर वो अपने साथ ब्लैक होल के उन इनसाइड व्यूज के भी स्नैप्स लेकर चलना शुरू करेंगे। बट जितना सिंपल और मजेदार ये बातें आपको लग रही हैं, ये उससे कहीं ज्यादा टफ और कॉम्प्लेक्स है। अगर हाइपोथेटिकली इमेजिन की जा रही हमारी अधिकतर बातें फिजिक्स की कसौटियों पर खरी भी उतर गईं, तो उन फोटोन पार्टिकल से उन व्यूज को फेच करना हद से ज्यादा मुश्किल होगा। इनफैक्ट आज की डेट में हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती है जो प्रैक्टिकली हमारे लिए ये सभी काम कर दे। तो फिलहाल के लिए तो ये बातें महज बातें ही हैं, बट इन बातों में काफी हद तक हकीकत भी है। वेल, ये ब्लैक होल्स इस यूनिवर्स का इंटीग्रल पार्ट हैं, चाहे ये कितने ही भयानक क्यों न हो, चाहे इनसे आने वाली तबाही कितनी ही विराट क्यों न हो, परंतु इस अनंत ब्रह्मांड को चलायमान रखने की इनकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। ब्लैक होल्स इस यूनिवर्स का एक अल्टीमेट ट्रुथ है जिसे कोई भी झुटला नहीं सकता है। सन 2019 से पहले तक ये महज एक एस्ट्रोफिजिकल थ्योरी में आ रही मैथमेटिकल ऑब्स्ट्रक्शन का नाम था, मगर आज ये सचमुच के माने हुए सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी संख्या इस कायनात में लाखों से लेकर करोड़ों के बीच हो सकती है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक गैलेक्सी में कुछ ऐसी अजीब हरकतों को होते देखा जो वहां दो ब्लैक होल्स के बीच होने वाले एक भयानक टकराव के संकेत दे रहा है। SRS J1430+2303 नाम की ये गैलेक्सी मौजूद है हमसे करीब 1.1 बिलियन लाइट ईयर्स दूर। वैज्ञानिकों ने इस गैलेक्सी के कोर में तेजी से फ्लक्चुएट हो रही लाइट रीडिंग्स को नोट किया, जो कि ये दर्शाता है कि दो बेहद विशालकाय सुपरमैसिव ब्लैक होल्स जिनका वजन 20 करोड़ सूर्यों के बराबर है, वो दोनों बेहद तेजी से एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं और जल्द ही एक दूसरे से टकराकर तबाह होने वाले हैं। कॉस्मोलॉजी के स्केल पर देखें तो इस मैसिव कोलिजन इवेंट में लगने वाला वक्त काफी कम है, लिहाजा रियल लाइफ सिनेरियो में इस घटना को होने में अच्छा खासा वक्त लगने वाला है। वैज्ञानिकों ने ये संभावना जाहिर की है कि ये ब्लैक होल्स पूरी तरह से टकराकर एक दूसरे में समाहित होने में करीब 3 सालों का वक्त लेंगे। अगर एक पल के लिए डिस्ट्रक्शन के टेरर को परे रखकर इस रिसर्च अपॉर्चुनिटी को देखें तो ये पूरी एस्ट्रोफिजिकल हिस्ट्री में एक लैंडमार्क पॉइंट होगा, जहां हम मनुष्य किसी ऐसी घटना को विटनेस करेंगे जो सुपर रेयर होने के साथ ही विरले ही किसी को देखने को मिलती है। मगर यहाँ पर एक समस्या है, और वो ये कि अब तक भी वैज्ञानिक इस बात को लेकर 100% श्योर नहीं है कि वाकई गैलेक्सी SRS J1430+2303 में वही होने जा रहा है जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं। वैसे इस बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर है, मगर हमारी अब तक की समझ हमें यही बताती है कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। आज से कुछ सालों पहले सन 2015 में वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में कुछ ऐसे छोटे ब्लैक होल्स को देखा था जो एक दूसरे से टकराने के बेहद करीब थे। इन ब्लैक होल्स के ऑब्जर्वेशन के दौरान कॉस्मिक कैटास्ट्रॉफ का एक बेहद हैरान कर देने वाला पैटर्न हमारे सामने निकल कर आया।
इसके चलते वैज्ञानिकों को स्पेस फैब्रिक में मौजूद इन मैसिव बॉडीज के बिहेवियरल चेंजेस और ग्रेविटेशनल वेव्स के एक्शन के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। ब्लैक होल से उत्पन्न होने वाली ग्रेविटेशनल डिस्टर्बेंसेस और वेव्स को स्टडी करने के लिए एक डेडिकेटेड ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी भी तैयार की गई है, जहां अब तक का सबसे मॉडर्न और एडवांस ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्शन इंस्ट्रूमेंट मौजूद है। बेशक किसी आम आदमी के लिए अंतरिक्ष में होने वाली इन विध्वंसक घटनाओं को देखना एक डरावना एहसास होगा, मगर ऐसे ऑब्जर्वेशंस में काम कर रहे रिसर्चर्स के लिए ये उनका पार्ट ऑफ द जॉब है। किसी भी मैसिव ब्लैक होल कोलिजन या इम्पैक्ट एक्सप्लोजन को विटनेस करना इन डिटेक्टर्स के लिए एब्सोल्यूट ट्रीट है, क्योंकि इसके बाद उन्हें उस इवेंट से जुड़ी वे सभी जानकारियां मिलती हैं जो उनके साइंटिफिक डेटाबेस को एनरिच करने में खासा मददगार साबित होती हैं। अगर एक वक्त के लिए हमारे तमाम ऑब्जर्वेशनल इंस्ट्रूमेंट्स वो वेव्स को डिटेक्ट करने में नाकाम साबित होते हैं जो इन टकरावों के कारण उत्पन्न हुई हैं, तो उस स्थिति में विजुअल स्टडी के लिए बहुत से फैक्ट्स को बाहर निकाल लिया जाता है। एज आई सेड अर्लियर, स्पेस में लाइट का एक गजब का सिग्निफिकेंस होता है। स्पेशली रिसर्च के पर्सपेक्टिव से लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब कभी भी ऐसे मैसिव इवेंट्स पेश आते हैं तो एक बड़ा एक्सप्लोजन क्रिएट होता है, जिससे रोशनी का एक बड़ा सा फव्वारा छूटता है, और इसी रोशनी को जब हम अपने टेलीस्कोप्स में कैद करके उसके डेटा को रीड करते हैं और समझते हैं, तो हमें मालूम पड़ता है कि एग्जैक्टली वहाँ पर क्या चल रहा है। पूरे इवेंट की फोटोमेट्रिकल इन्वेस्टिगेशन से हमें कोलिजन इम्पैक्ट और उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के फिजिक्स से जुड़ी एक से बढ़कर एक मजेदार बातें पता चलती हैं। मसलन जब इन सभी फिनोमिनन्स की गहराई से जांच की गई तो मालूम चला कि ब्लैक होल्स के मर्जर का इवेंट महज तबाही नहीं लेकर आता, बल्कि एक अद्भुत ब्रह्मांडीय वस्तु को भी जन्म देता है। ऑब्वियसली दो ब्लैक होल्स के संगम के बाद एक ब्लैक होल का ही जन्म होता है, मगर वो पहले की अपेक्षा कई गुना ज्यादा बड़ा और विध्वंसक होता है। आई एम श्योर आप गैलेक्टिक मर्जर के फंडे से तो वाकिफ होंगे ही, और अगर नहीं भी हैं तो हम आपको फटाफट से बता देते हैं कि इस यूनिवर्स में एक गैलेक्सी भी दूसरी गैलेक्सी के साथ इंटरेक्ट करती है, और जब वो अपनी राहों में एक दूसरे के सामने आ जाती हैं तो उनका मर्जर हो जाता है। गैलेक्टिक कोलिजन इस यूनिवर्स के सबसे ड्रामेटिक इवेंट्स में से एक है, बल्कि असल में यही वो इवेंट है जो दो विशालकाय सुपरमैसिव ब्लैक होल्स को एक दूसरे से टकराने के लिए उकसाता है। वेल, ये तो आप सभी जानते ही हैं कि यूजुअली एक गैलेक्सी के केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल ही होता है। इसके इर्द गिर्द गैलेक्सी के अधिकतर एलिमेंट्स चक्कर लगा रहे होते हैं। ऐसे में जब गैलेक्सीज के बीच मर्जर परफॉर्म होता है तो इवेंचुअली दोनों ही गैलेक्सीज के ब्लैक होल्स का भी एक दूसरे से सामना होता है। ऐसे में कमजोर ब्लैक होल ताकतवर के सामने घुटने टेक देता है और हमेशा के लिए उसका हिस्सा बनकर रह जाता है। इस घटना को एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा बाइनरी मर्जर का नाम दिया गया है। इसे डिटेक्ट करने के लिए किसी पर्टिकुलर गैलेक्टिक क्लस्टर में लाइट की फ्लक्चुएशंस को स्टडी किया जाता है, जो वहां पर डिक्लाइनिंग ऑर्बिट्स में नजदीक आ रहे ब्लैक होल्स की तस्वीर को एकदम से साफ कर देता है। गैलेक्टिक न्यूक्लियस यानी कि गैलेक्सी के केंद्र बिंदु शायद इस ब्रह्मांड की सबसे अजीबोगरीब चीजों में से एक है। यहाँ से मिलने वाले सिग्नल्स को समझ पाना काफी मुश्किल है। साथ ही हर एक डिस्टिंक्ट गैलेक्सी का सेंटर एक अलग ही कहानी बयान करता है, जिसे समझने के लिए हर बार एक नई अप्रोच को चुनना पड़ता है। विशेष रूप से चीन में मौजूद वैज्ञानिकों ने इस विशालकाय SRS J1430+2303 गैलेक्सी पर अपनी जांच की। उन्होंने इस जांच के लिए एक्सरे वेवलेंथ्स को अपना आधार बनाया, इस उम्मीद में कि उन्हें इसके जरिए ब्लैक होल से निकल रहे हाई एनर्जी वेव्स को समझने का मौका मिलेगा, और वो काफी हद तक अपने इस मंसूबे में कामयाब भी रहे। उन्होंने इस विशालकाय ब्लैक होल को समझने की कोशिश की। दुनिया भर की अलग अलग ऑब्जर्वेटरीज से करीब 200 दिनों के वेव ऑब्जर्वेशन डेटा को इकट्ठा किया गया। जब संयुक्त रूप से डेटा का विश्लेषण हुआ तो उन्हें ये परिणाम मिला कि इस आकाशगंगा के केंद्र से आ रही रोशनी में बदलाव देखने को मिल रहा है, और ये तभी मुमकिन था जब यहाँ पर किन्हीं दो बड़े दानवों का मिलन हो रहा हो। लाइट का ये फ्लक्चुएशन केवल मेजर स्केल पर था, जो किसी अन्य कारक की मौजूदगी को पूर्ण रूप से नकारता है, और ये बात सिद्ध हुई कि वाकई हमने अब तक के सबसे बड़े ब्लैक होल कोलिजन को विटनेस कर लिया है। बाकी बात जहाँ तक स्पेस कैटास्ट्रॉफ की है, तो बेशक ब्लैक होल्स हमारे प्यारे सौरमंडल के विनाश का एक कारण बन सकते हैं। हकीकी तौर पर भी वो इतने ताकतवर होते हैं कि पूरी की पूरी गैलेक्सीज को निगलने तक का दम रखते हैं। ऐसे में सौरमंडल जैसा एक मामूली सा सिस्टम तो क्या ही चीज है एक ब्लैक होल के सामने, लिहाजा वो एक अलग मुद्दा है। अगर आप ये जानने में भी इंटरेस्टेड हैं कि तब क्या होगा जब एक ब्लैक होल सामने से आकर हमारी पृथ्वी को निगलने की कोशिश करेगा, वो मंजर वाकई में देखने लायक होगा। यूं तो आज तक इस असीम ब्रह्मांड में एक से बढ़कर एक बड़े ब्लैक होल्स को देखा गया है, मगर इसके जितना विशाल और ताकतवर ब्लैक होल शायद ही कभी देखा गया हो।
ये भूखा दानव ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के सबसे एक्टिव और खतरनाक ब्लैक होल्स में से एक है। इसकी भूख का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये हर सेकंड हमारी पृथ्वी के मास जितने मटेरियल को अपने अंदर निगल लेता है। अपने जन्म से लेकर ये इतना सारा मैटर अपने अंदर ठूंस चुका है कि इसका इवेंट होराइजन या फिर यूं कहें कि इसकी बाउंड्रीज सरक कर काफी दूर आ गई हैं। इसके मुंह की चौड़ाई इतनी ज्यादा है कि इसमें हमारा पूरा का पूरा सोलर सिस्टम फिट आ सकता है। वैज्ञानिकों का इस ब्लैक होल को लेकर यह अनुमान है कि ये दानव पिछले 9 अरब सालों में बने किसी भी ब्लैक होल से ज्यादा रफ्तार के साथ बढ़ रहा है। J1144 ब्लैक होल के गिर्द खोलते हुए प्लाज्मा से तैयार हुई ये एक्रेजन डिस्क मिल्की वे जैसी तमाम गैलेक्सीज से कहीं ज्यादा चमकीली है। इससे निकल रही रोशनी की मात्रा इतनी अधिक है कि इसे एक मामूली टेलीस्कोप से भी देखा जा सकता है। यानी कि कितनी ही गैलेक्सीज और स्टार्स की रोशनी इसके आगे फीकी है। ऐसे में यहाँ पर सवाल ये आता है कि क्या हम भी किसी ऐसे ही खतरनाक ब्लैक होल के नजदीक तो नहीं हैं, जो हमें अपने भीतर खींचकर हमारे पूरे ग्रह को ही तबाह कर दे। आखिर ये ब्लैक होल्स कितने खतरनाक हो सकते हैं, और तो और क्या हमारे सौरमंडल के भीतर या फिर उसके आसपास कोई भी ऐसा ब्लैक होल है जो हमारी इस हंसती खेलती दुनिया को उजाड़ सकता है। जानने के लिए इन सभी सवालों के जवाब बने रहें आज की इस डॉक्यूमेंट्री में बिल्कुल अंत तक। इस ब्रह्मांड का हर वो सितारा जिसका जन्म होता है, ये जरूरी नहीं कि उसके पास हमारे सूरज की ही तरह ग्रहों और उपग्रहों का एक खूबसूरत और भरा पूरा परिवार हो। कुछ बेचारे तन्हा और बेमंजिल मुसाफिर भी होते हैं जो खुले अंतरिक्ष में इधर उधर भटकते रहते हैं। ऐसे में अगर कोई ऐसा ही सितारा हो जो आकार में हमारे सूरज से करीब 20 गुना ज्यादा हो और उसमें एक जोरदार विस्फोट हो, तो वो एक ब्लैक होल की शक्ल ले लेता है। हालांकि ये एक आम टिपिकल ब्लैक होल जैसा नहीं होता है। इस ब्रह्मांड में हर एक चीज चलायमान है, यानी कि हर एक खगोलीय पिंड में हरकत है। ऐसे में कुछ ब्लैक होल्स विशेष रूप से स्टेशनरी होते हैं, जिनमें इंटरनली किसी भी तरह की कोई मूवमेंट नहीं होती, मगर बेहद मैसिव कॉस्मिक एक्सप्लोजन्स और कुछ रेयर इवेंट्स के चलते वो डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं। अब देखिए, इस यूनिवर्स में एब्सोल्यूट रेस्ट की पोजीशन में तो कुछ भी नहीं है। हर एक ऑब्जेक्ट किसी न किसी के रिस्पेक्ट में मूव कर रही है, लिहाजा फर्क महज हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस का रहता है। जरा सा मुद्दे से भटककर आपको कुछ पते की बात बताते हैं। आज तक आपने सोलर सिस्टम को इलस्ट्रेट करती जितनी भी वीडियोस देखी होंगी, उनमें प्लैनेट्स का मूवमेंट कुछ यूं सिंपल इलिप्टिकल ऑर्बिट में होता दिखाया गया होगा, जबकि हकीकत इस बात से कोसों दूर है। वास्तव में ये सभी प्लैनेट्स इस स्पाइरल पैटर्न को फॉलो करते हैं। अब चूंकि हमारा सूरज भी हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के सेंटर में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल को ऑर्बिट कर रहा है, इसलिए सन और सभी प्लैनेट्स का रिलेटिव मोशन कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। देखा आपने कैसे बस फ्रेम ऑफ रेफरेंस या सरल शब्दों में कहें तो नजरिए में फर्क ले आने से पूरा नजारा ही बदल जाता है। आइए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। रिसर्चर्स के अनुसार हमारी खुद की गैलेक्सी मिल्की वे में 10 करोड़ के करीब ऐसे ब्लैक होल्स हैं जो भूले बिछड़े मुसाफिर बने भटक रहे हैं और कभी भी किसी भी वक्त जाकर वो किसी भी सितारे से टकरा सकते हैं। एक अनुमान के अनुसार धरती से करीब 5000 लाइट ईयर्स दूर एक ऐसा ही खतरनाक ब्लैक होल घात लगाई बैठा है। धरती के सबसे नजदीक मौजूद ये ब्लैक होल मिल्की वे गैलेक्सी के कैरिना सैजिटेरियस आर्म में बसता है। आमतौर पर ऐसे ब्लैक होल किसी भी कंपेनियन स्टार के साथ एग्जिस्ट करते हैं, मगर इसके साथ कोई भी ऐसा सितारा देखने को नहीं मिला। अतीत में इसे हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा कई दफा स्टडी किया गया है, जिसके चलते हमें इससे जुड़ी बहुत सी अहम जानकारियां हासिल हुई हैं। जैसे हम इसके सटीक वजन को तौलने में भी कामयाब रहे हैं। हबल द्वारा मिली रीडिंग्स के अनुसार ये ब्लैक होल 7 सोलर मासेस को कैरी करता है। वहीं इसकी स्पीड 1,60,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब कभी एक अनइवन शेप वाले सुपरनोवा में कोई बड़ा तारा मरता है तो उससे एक भीषण विस्फोट होता है और तब जाकर ऐसे खतरनाक ब्लैक होल्स का जन्म होता है जो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते हैं। ये अंतरिक्ष में घूम घूम कर अपना शिकार ढूंढते हैं। इनके रास्ते में आने वाली हर चीज काल के ग्रास में समा जाती है। खैर 5000 लाइट ईयर्स की दूरी काफी ज्यादा है, तो फिलहाल के लिए तो हमें इससे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, मगर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम बेखौफ होकर बैठ सकते हैं, क्योंकि अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो इससे भी ज्यादा खतरनाक और विनाशक है। जी हाँ, इनसे मिलिए। ये है गाया BH1 नामक एक विध्वंसक ब्लैक होल जो हमसे केवल 1500 लाइट ईयर्स की दूरी पर ही मौजूद है। हालांकि ये एक टिपिकल ब्लैक होल है। इसके पास अपना खुद का कंपेनियन स्टार है। वजन के मामले में ये हमारे सूरज से 10 गुना ज्यादा हैवी है। इस बीच सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इसके कंपेनियन स्टार में आज भी किसी मामूली तारामंडल की तरह ग्रह और उपग्रह मौजूद हैं, जो कि निरंतर इस तारे के चक्कर काट रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर ये ब्लैक होल इन्हें अपने इशारों पर नचा रहा है।
हालांकि वैज्ञानिकों का प्रेडिक्शन इससे भी कहीं ज्यादा नजदीक जाकर रुकता है। दरअसल कुछ एस्ट्रोनॉमर्स ये मानते हैं कि पृथ्वी से सबसे नजदीक ब्लैक होल केवल और केवल 80 लाइट ईयर्स की दूरी पर एग्जिस्ट कर सकता है, यानी कि हमसे बेहद नजदीक। महज कुछ ही तारामंडलों का फासला होगा उसके और हमारे बीच। खैर, यहाँ पर जरा एक पल रुकिए और सोचिए, क्या हो अगर कोई ब्लैक होल हमारे ही सौरमंडल में छिपा बैठा हो तो? इस पर आप सभी का एक ही जवाब होगा, अभी हम उस ब्लैक होल की आगोश में आकर तबाह हो जाएंगे। ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। ब्लैक होल केवल एक ही प्रवृत्ति के नहीं होते, इनमें भी ढेर सारी क्लासेस होती हैं। लिहाजा अगर हम ब्लैक होल को एक सोए हुए कमजोर ब्लैक होल के रूप में भी समझते हैं, तो भी हमारी पृथ्वी पर मौजूद जीवन के तबाह होने की पूरी संभावना है। वास्तव में हम उस ब्लैक होल की एक्रेजन डिस्क में खोलते हुए प्लाज्मा की गर्मी से ही पिघल जाएंगे। ऐसा होने पर हमारे ग्रह का वायुमंडल पूर्ण रूप से तबाह हो जाएगा, साथ ही तत्काल रूप से यहाँ मौजूद सारा जीवन भी नष्ट हो जाएगा। इसके बाद आने वाले परिणाम वाकई देखने लायक होंगे। एक एक करके सभी ग्रह टूटकर बिखरने लगेंगे, उनमें मौजूद सारा पदार्थ पिघलकर अंतरिक्ष में बहने लगेगा और इवेंचुअली वो सारा मैटर एक स्थान पर संगठित होकर धीरे धीरे ब्लैक होल की ओर बढ़ने लगेगा और हम अंत में काल के उसी ग्रास में समा जाएंगे। लिहाजा ये कहानी एक सुखद मोड़ भी ले सकती है, लेकिन तब जब वो ब्लैक होल एक विध्वंसक दानव न होकर बल्कि एक छोटा सा प्राइमोर्डियल ब्लैक होल हो। अतीत में बिग बैंग के भीषण विस्फोट के बाद संपूर्ण ब्रह्मांड में विभिन्न मात्रा में पदार्थों का संचार हुआ। इस बीच जहाँ पर पदार्थ की मात्रा कम रही, वहाँ कुछ ऐसे विशेष क्षेत्र उत्पन्न हुए जिनमें गुरुत्वाकर्षण बल का जोर बहुत अधिक होने से कुछ छोटे ब्लैक होल्स का निर्माण हुआ, जिन्होंने धीरे धीरे करके अपने आसपास मौजूद मैटर को अपने भीतर खींचकर एकत्रित करना शुरू कर दिया और यहीं से इन प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स का जन्म होना शुरू हुआ। ये बात जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि ये ब्लैक होल ब्रह्मांड की उत्पत्ति के दौर से मौजूद हैं और यही इस ब्रह्मांड में सबसे पुरानी वजूद रखने वाली चीजों में से एक हैं। इनका आकार एक बड़े तारे से लेकर आपकी आंखों के आकार के जितना हो सकता है। बहुत से खोजकर्ताओं का यहाँ पर ये मानना है कि हमारा पूरा ब्रह्मांड इन छोटे से प्राइमोर्डियल ब्लैक होल से भरा पड़ा है। खुद हमारे सौरमंडल में भी कई हजार तक की संख्या में छोटे ब्लैक होल्स होने की बातें कही जाती हैं। इन बातों में कितनी हकीकत है ये बता पाना तो काफी मुश्किल है, मगर इसका विज्ञान वाकई देखने लायक है। लिहाजा बात जहां तक हमारी पृथ्वी के इन ब्लैक होल से तबाह होने की है, तो इस विषय में हमें फिलहाल ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक अंजाम दिए गए सभी एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेज में हम सेफ ही नजर आ रहे हैं। अभी तक भी धरती के निकट किसी ऐसे ब्लैक होल को ट्रेस नहीं किया गया है जो हमारे समस्त सौरमंडल को ही निगल जाए। और वैसे भी अनंत ब्रह्मांड में मौजूद ब्लैक होल्स हमारी सोच से कहीं ज्यादा परे हैं और उनका मूल सिद्धांत यही कहता है कि वो ब्रह्मांड में इधर उधर भटकने की बजाय अपने एक स्थान पर ही रहते हुए आसपास मौजूद हर एक चीज को अपने आगोश में ले लेते हैं और कुछ इसी ढंग से उनका जीवन चलता रहता है। लेकिन क्या आप ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि कयामत की उस रोज क्या होगा जब एक खतरनाक ब्लैक होल हमारी पृथ्वी के बेहद नजदीक आ पहुंचेगा और हमें अपने भीतर खींच लेगा? ब्लैक होल के हम तक पहुंचने से लेकर उसे हमें निगलने तक के 1 साल के भीतर क्या होगा? इन सभी इवेंट्स को सिलसिलेवार ढंग से जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में बताइए। जल्दी आपके लिए इस पर एक शानदार डॉक्यूमेंट्री आ जाएगी। बाकी दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आप डॉक्यूमेंट्री लाइब्रेरी पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें, ताकि एस्ट्रोनॉमी और स्पेस साइंस की वीडियोस आप पा सकें सबसे पहले। दोस्तों, मिलते हैं ऐसी एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी, नमस्कार।